कि पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने और सामान्य मानवी को मूलभूत आवश्यकताओं से की चिंता से उबारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाओं को लिया। न केवल लिया बल्कि उनको 100% संपूर्णता के साथ में, सफलता के साथ में पूरा भी किया। चाहे वो बैंक खाता देने का विषय हो, चाहे शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे गैस का चूल्हा देने का विषय हो, चाहे हर घर तक बिजली पहुंचाने का विषय हो, या लक्ष्य लेकर के हर गरीब को घर देने का विषय हो, हर गांव में सड़क पहुंचाने का विषय हो, हर स्वरोजगारी छोटा छोटा रोजगार करने वाले को पेंशन देने का, इंश्योरेंस देने का, हेल्थ कवरेज देने का, इन सब विषयों पर काम किया। इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन को घोषणा किया था। और घोषणा के समय में उन्होंने कहा था कि पिछले 70 सालों में देश की सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने मिलकर के जितने प्रयास किए थे उन सब के बावजूद भी हम देश के केवल 16-17% घरों तक ही पीने का पानी पहुंचाने में कामयाब हुए। देश के अगर आंकड़ों की दृष्टि से बात करूं तो देश के 19 करोड़ परिवारों में से लगभग 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक ही पीने का पानी पहुंच पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प देश के सामने रखा कि 2024 तक हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास को पीने का पानी मुहैया कराएंगे। लक्ष्य बहुत बड़ा था, चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन गत 5 वर्षों में जिस तरह से ऐसी सारी चुनौतियों पूर्ण लक्ष्यों को पूरा प्राप्त किया गया था, उसी के आधार पर हमने राज्यों के साथ में बातचीत की, राज्यों के साथ में कंसल्टेशन किया, गाइडलाइन बनानी, क्योंकि जल राज्य का विषय है एंड अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन, डिज़ाइन एंड ऑगमेंटेशन और उसके बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सभी राज्य सरकारों को करना था। और हमारे देश विविधताओं से भरा हुआ देश होने के कारण से हर एक राज्य की अपनी अपनी अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ, पानी की उपलब्धता, परिस्थितियाँ, स्थितियाँ सब कुछ अलग अलग थी। व्यापक कंसल्टेशन मंत्रियों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, सेक्रेटरीज के स्तर पर, इंजीनियर्स के स्तर पर करने के बाद हमने एक गाइडलाइन इशू की थी। 25 दिसंबर 2019 को गुड गवर्नेंस डे के दिन विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन को लॉन्च किया। उसी के बाद में काम प्रारंभ हुआ। हम सब जानते हैं 25 मार्च को देश में कोरोना के कारण से लॉकडाउन इम्पोज हो गया था। एक बार लगा था कि सब कुछ ठहर जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के पहले दूसरे फेज के समाप्त होते ही जब अनुमति मिली, हमने और अधिक तेज गति से काम करना प्रारंभ किया। ड्यूरिंग लॉकडाउन में हमने स्टेट्स के साथ में, स्टेक होल्डर्स के साथ में अलग अलग लेवल्स पर इंटरेक्शन करके, थ्रू वर्चुअली इंटरेक्ट करके, मीटिंग्स करके हमने ओवर द टेबल जो कुछ काम किए जा सकते तो उन सब कामों को किया। अपना प्रिपरेटरी वर्क सारा जो है उस दौरान कंप्लीट किया। और उसका लाभ ये हुआ कि जैसे ही काम प्रारंभ हुआ, काम करने की अनुमति मिली, राज्य तेज गति से काम कर पाए। आज अगर मैं 15 महीने बाद में बात करता हूँ, 25 दिसंबर से लेकर के आज जब मैं 13 मार्च को लगभग 15 महीने आने को आए हैं आपसे बात करता हूँ, तो मुझे अत्यंत खुशी होती है कि जो 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुँचा था, आज हम 7 करोड़ 4 लाख के आंकड़े को छू चुके हैं। लगभग 3 करोड़ 80 लाख घरों को हमने पिछले 15 महीने में पानी पहुंचाने में कामयाबी प्राप्त की। अत्यंत मन को सुकून मिलता है जब देखते हैं कि लाहौल स्पीति की, हिमाचल प्रदेश में घाटी का वो गांव जो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, उस गांव तक, ताशींग तक पीने का पानी हर घर तक पहुंच चुका है। अत्यंत प्रसन्नता होती है जब लद्दाख के ऐसे गांव जो -20 डिग्री टेम्परेचर में रहता है, उस गांव के हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचा है। माताओं बहनों को उस पानी लाने के अभिशाप से, बर्फ़ को गलाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरीज आती हैं। केरला का एक उदाहरण आप सबके साथ में साझा करना चाहता हूँ। एक परिवार जिसके हर एक घर वाले को कोविड से का इन्फेक्शन हो रखा था। उनकी मजबूरी कि वो घर से बाहर जा कर के पानी ला नहीं सकते और पानी उनके घर में आता नहीं था। उस घर तक भी
जो है FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन पहुंचाने में कामयाबी मिली है। ऐसी अनेक उत्साहवर्धक घटनाएं ऐसे जो है हम सबके सामने आई हैं और आज हम लगभग जो 16-17% कवरेज था उसको बढ़ा करके 36% के आंकड़े तक पहुंचे। कोविड की आपदा के होते हुए भी इस वर्ष के मार्च तक जो हमने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे ड्यूरिंग इंसेप्शन ऑफ द स्कीम, हम आज उससे कहीं आगे की पायदान पर आकर के खड़े हैं। गोवा तेलंगाना दोनों राज्य 100% हो गए हैं। 52 जिले ऐसे हैं जो 100% हो गए हैं, जहाँ एक भी माता बहन को पानी लेने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। 80,000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो 100% FHTC हो गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस स्कीम को घोषणा की थी उस समय ही ये मार्गदर्शन दिया था कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया था कि इसमें फंक्शनैलिटी का आधार जो है, पैरामीटर जो है, वो क्वालिटी, एश्योर्ड क्वालिटी, एश्योर्ड क्वांटिटी एंड रेगुलरिटी, ये तीनों चीज उसका पार्ट होना चाहिए। और उसके लिए तो सोर्स सस्टेनेबिलिटी एक आवश्यकता है और साथ साथ में ग्रे वाटर डिस्पोजल, जो पानी जब उपयोग के बाद निकलता है उसका भी ठीक से उपचारित करके डिस्पोजल किया जाए, इसकी व्यवस्था भी साथ में करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने गुजरात के अनुभव के आधार पर, जो गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अर्जित किया था कि हमको पेयजल की व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, और वो डिसेंट्रलाइजेशन जो उन्होंने किया था कि जब गांव के लोग इसकी ओनरशिप ले लें उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, तो इसको लंबे समय तक सुचारू तरीके से चलाया जा सकता है। हमने उसी अनुभव के आधार पर देश भर में विलेज वाटर कमिटीज बना करके और उनके माध्यम से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस किया जाए, इस दृष्टिकोण से उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने का भी काम प्रारंभ किया है। जैसा मैंने कहा कि क्वालिटी इसमें एक बड़ा पैरामीटर है। हम सब जानते हैं कि यदि हमको आज अगर कहीं आवश्यकता पड़े या आवश्यकता महसूस हो अपने परिवारजन की, परिजन की, किसी के खून की जांच कराने की, तो हम आसानी से अपने आसपास में कोई लेबोरेटरी कहाँ है इसको खोज सकते हैं और अपने सैंपल एक टेलीफोन कॉल पर बुला करके अपना सैंपल दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में रहते हुए आप में से किसी को भी यदि इस बात की आवश्यकता पड़े या कभी आवश्यकता हो कि मेरे घर में जो पीने का पानी आता है उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो मानक के अनुरूप है या नहीं, तो शायद हम में से भी किसी को जानकारी नहीं होगी कि मैं कहां जाकर के इसको टेस्ट करा सकता हूं या उसके लिए मुझे क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमने जो है पानी की गुणवत्ता की जांच सामान्य मानवीय का अधिकार बने और सहूलियत के साथ में वो करा सके, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना प्रारंभ किया। हमने ये तय किया कि हर राज्य के हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर क्वालिटी असेसमेंट लेबोरेटरी बने, और वो जो पेंडेमिक के समय में हमने अनुभव प्राप्त किया था कि हमारे यहाँ पेंडेमिक से पहले एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज नहीं हुआ करती थी, केवल एक ही एक्रेडिटेड लेबोरेटरी थी नेशनल NABL के द्वारा। और जब तेज गति से सरकार ने काम किया तो आज हमारे यहाँ पे जो है 2000 से ज़्यादा लेबोरेटरीज एक्रेडिटेड है। हमने उसी तर्ज पर काम करते हुए राज्य के हर जिले और हर ब्लॉक की लेबोरेटरी एक्रेडिटेड लेबोरेटरी हो, उसके लिए राज्य सरकार को इंसेंटिवाइज किया। हम उनको लगातार परसुएट कर रहे हैं, जब बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने NABL की टीम और राज्यों के साथ में भी अनेक बार मीटिंग की, उनको बिठा करके इस बारे में चर्चा की कि इसके ऊपर तुरंत त्वरित गति से काम होना चाहिए और उसके आशानुकूल परिणाम आए। इसके अतिरिक्त भी गांव के व्यक्ति को भी क्वालिटी एश्योर्ड पानी मिले। हमने हर गांव में इस स्कीम में इस बात की व्यवस्था की है कि हर गांव में 5 महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट दे करके 12 पैरामीटर्स पर वो जो है पानी को असेस कर सके, क्वालिटी को असेस कर सके, इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम किया है। राज्यों को हमने जो है इस तरह के किट्स मुहैया कराए हैं। मैं ICAR और MR का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ में NABL की टीम का भी आज इस अपॉर्चुनिटी से को समझते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया। इससे आगे बढ़कर भी आने वाले समय में देश में पानी की गुणवत्ता और क्वालिटी के मेजरमेंट को IoT बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर लेकर के आए। उसके लिए भी हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है। अभी 10 जो है गाँव में इस तरह के प्रोजेक्ट पर हमने काम किया है, जहाँ क्वालिटी के 12 पैरामीटर्स और क्वांटिटी, लास्ट माइल तक पानी पहुंचता है कि नहीं, वहाँ के प्रेशर तक को भी हम IoT बेस्ड सेंसर से रेगुलेट कर रहे हैं
और मैं एक बहुत सुनहरा भविष्य इसकी सफलता के साथ में देखता हूँ कि जब देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का भरोसा होगा कि मुझे जितना फंक्शनैलिटी के पैरामीटर्स, जितना पानी जिस दिन जिस समय पर मिलना है, जिस गुणवत्ता का मिलना है, ये भरोसा विश्वास उसको होगा। और ये विश्वास जिस दिन कायम हो जाएगा उस दिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमको विश्वास की कमी के कारण से हमको आपको सबको अपने घरों में आरओ इंस्टॉल करने पड़ते हैं, शायद इससे जो है हमें आने वाले समय में मुक्ति मिलेगी। इस क्वालिटी असेसमेंट के लिए हमने जो है अभी एक क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए एक गाइडलाइन बना करके उस गाइडलाइन को भी लॉन्च किया है और राज्यों को कि किस पैरामीटर्स पर किस तरह से आपको काम करना है। इस गाइडलाइन के साथ साथ में आज हमने एक वाटर क्वालिटी का एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म भी हमने जो है आज लॉन्च किया है, जिसमें जितना भी डेटा क्वालिटी असेसमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए किसी भी लेबोरेटरी में अगर इकट्ठा होगा, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से रजिस्टर करके कराता है या चाहे वो पानी को वहाँ फील्ड में जा कर के लेबोरेटरी में जा कर के सैंपल देता है, वो जो है उस सैंपल देने वाले व्यक्ति से लेकर के सैंपल की क्वालिटी, उसकी फाइंडिंग्स को लेकर के सारी डिटेल्स उस जो है प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी। और आने वाले समय में वो एक ऐसी रिपोजिटरी के रूप में होगा कि देश में अध्ययन करने वाले लोग किस क्षेत्र में किस समय में कैसी गुणवत्ता का पानी मिलता है, इसका सारा डेटा हमारे पास में होगा। हम जानते हैं कि हमारी अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ओवर विड्रॉल के कारण से बहुत बार ऐसा अनुभव आता है कि लीन सीजन में, विशेष रूप से गर्मियों के सीजन में, ओवर विड्रॉल के कारण से ज़मीन से पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। आज हम बिना किसी जानकारी के पीने के उस पानी को मजबूर होते हैं, हमारा गांव का व्यक्ति मजबूर होता है। आने वाले समय में जब सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए ऐसे सारे डेटा हमारी रिपोजिटरी पर उपलब्ध होगा तो, और साथ में जो टेस्ट कराएंगे उसकी रिपोर्ट्स भी सारी अवेलेबल होंगी, तो हमको इन पॉलिसी प्लानर्स को, चाहे वो स्टेट में काम कर रहे हैं चाहे यूनियन ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, उन सबको निश्चित रूप से जो है इसके ऊपर काम करने में सहूलियत मिलेगी। इसके साथ साथ में हमने 2 अक्टूबर को एक मिशन लॉन्च किया था कि हम देश के प्रत्येक जो है विद्यालय और आंगनवाड़ी को पीने का पानी मुहैया कराएं। आज हमने राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में बैठक करके आंगनवाड़ी और स्कूल्स में कि जो है हम लगभग 5 लाख से ज़्यादा स्कूलों को, 5,40,000 से ज़्यादा स्कूलों को और 4,80,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ीज़ को इस मिशन के जो है में के तहत हम उनको कनेक्ट कर पाए हैं। हमने फिर राज्य सरकारों से आज आग्रह किया इस मीटिंग में, और इस रिव्यू मीटिंग में क्वालिटी के इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ साथ में राज्यों के साथ में प्रगति, उनके सामने आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के विषय में व्यापक चर्चा हमने की है। और मैं ये मानता हूँ कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तैयार हुआ है, 12 तारीख से जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं 75 सप्ताह पहले, तब ये जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी देश की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्यों के सहयोग से प्रारंभ किया है, ये क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि राज्य और देश की सरकार मिलकर के किस तरह से जो है सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के विषय पर गति के साथ में काम कर सकती है। हमने अभी राज्यों के साथ में समीक्षा की है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि कुछ एक राज्यों को छोड़ करके बाकी राज्यों ने पूरे कमिटमेंट के साथ में काम किया भी है और आगे भी सभी लोगों ने मिलकर के कमिटमेंट के साथ काम करने, अपने द्वारा तय किए लक्ष्य को नियत समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। धन्यवाद। सर ये जो स्टेट्स है, जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है, वहाँ पे क्या रिस्पांस है? देखिए, इलेक्शन बाउंड स्टेट्स को क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इसलिए वो आज इन मीटिंग्स में नहीं आए थे, लेकिन क्योंकि हमने अनेक बार इसकी जो है समीक्षा की है और जितना भी काम इस पे होता है वो हमारे IMIS के प्लेटफॉर्म पर एक एक कनेक्शन रजिस्टर होता है। मैं चाहूँगा कि कभी आप सब लोग भी उस IMIS प्लेटफॉर्म को एक बार देखें कि किस तरह से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो 100% जियो टैग होता है। एक एक कनेक्शन तक, एक एक व्यक्ति जिसको कनेक्शन मिलता है उसका आधार कार्ड के साथ में लिंक करके उसके रिपोजिटरी में जो आता है और वो पब्लिक डोमेन में कोई भी उसको देख सकता है। गांव में टंकी कहाँ बनी है, देश के किस प्रांत के, किस जिले के, किस ब्लॉक के, किस पंचायत के, किस गांव में टंकी बनी है, उस गांव को आप यहाँ पे बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। तो हमने राज्यों के साथ में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों की भी हमने निरंतर समीक्षा की है
कुछ राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ राज्य नहीं कर पाए हैं। कुछ राज्यों को निश्चित रूप से इसमें विचार करने की आवश्यकता है, काम को गति देने की आवश्यकता है। सर जो मेंशन अबाउट कुछ स्टेट्स जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स का कमिटमेंट है, बट यू आल्सो मेंशन कि कुछ स्टेट्स में कमिटमेंट नहीं है, सो व्हिच आर द स्टेट्स सर? कमिटमेंट है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। ओके, एंड व्हिच आर द स्टेट्स सर? वेस्ट बंगाल उसमें से एक स्टेट है जिसमें प्रगति नहीं हो पाई है। जहाँ देश ने एक क्वांटम जंप किया, जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि जो हम 16-17% के आंकड़े पर खड़े थे, वहाँ से बढ़ करके हम 36% के आंकड़े को क्रॉस कर पाए। 15 महीने में 20% का ग्रोथ रजिस्टर हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा प्रदेश है जहाँ केवल जो है वो बमुश्किल 3% के आंकड़े को वो छू पाए। राजस्थान 4-5% के आंकड़े पर खड़ा है। आसाम की भी कमोबेश स्थिति इसी तरह की है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने देश के नेशनल एवरेज से कम काम किया है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ हिमाचल को, मैं बधाई देना चाहता हूँ हरियाणा स्टेट को, मैं बधाई देना चाहता हूँ। अगर मैं नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेशों की बात करूँ तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव जी को, मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने 40% की ग्रोथ जो है वो रजिस्टर की। सर अक्टूबर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने यही इशू उठाया था बंगाल के साथ, पर कुछ उसके अलावा कुछ प्रोग्रेस नहीं है सर उसके बाद? देखिए, उस समय जब मैंने अक्टूबर में आपसे बात की थी तब वो वहाँ पर जो है इंक्रीज जो है वो 0.3% था। अब कंटिन्यूस परसुएशन के कारण से, राज्य सरकार के साथ में लगातार परसुएट करने के कारण से अब वो लगभग बढ़ करके 5% के आसपास में हुआ है। Is there any reason why non-BJP ruled states are lagging behind? मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी और नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स के दृष्टिकोण से देखने के बजाय जिन प्रदेशों ने नहीं किए हैं उनकी चुनौतियों के लिए, हम इसीलिए उनकी चुनौतियों को समझने के लिए बार बार उनके साथ में अलग अलग स्तर पर वार्ता करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इट्स ए क्लासिक केस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम सबको मिल करके देश के सामान्य मानवी को जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम करना है। So the October thing for schools and Anganwadis, so that was supposed to have been a 100-day campaign, but you are still around the 50% mark. Yeah, so that's why on the request of the states we have increased the time limit up to 31st March. But we'll have to understand, but because some of the schools or some of the villages where the water is not available, what availability of water is a question. We have requested the states to create some infrastructure to provide water. Maybe it is single infrastructure for a school, maybe it is a solar power driven infrastructure, or anything which is feasible or workable there to get relief, to provide relief to the schools and Anganwadis, because providing safe drinking water is the utmost priority. It should be the utmost priority, and especially for the infants who are the future of the nation. So by 31st March, what progress do you expect to have been made? Because we are continuously analyzing the progress, and I am pretty sure that by 31st March we will be achieving the target of 60+%. Sir, under Nal Se Jal, is there any plan to link the performance of the state to the release of funds? Like some state, XYZ state doesn't. Certainly, we But- have kept the provision of performance-based incentivization. The states who have outperformed and are doing really very well, we are providing the grant, Government of India grant, in 4 different stretches. So first, second, third, and depending upon their performance, we give them 4th and the incentive grant also. The states who have not performed, are not working, the money should not go waste or lie with the states. We have made the provisions to provide that money to the states which are doing good. So 50,000 crore has been earmarked for Jal Jeevan Mission in the coming year. So when we talk about the water quality, how much, I know it would be a very small fraction, but approximately how much money would be there for water quality? It is part the scheme का 2% हिस्सा जो है वो वाटर क्वालिटी मिशन के लिए पहले से ईयरमार्क्ड है। आप उसको जो है आसानी से निकाल सकते हैं कि 1000 करोड़ रुपया इस साल में केवल वाटर क्वालिटी के लिए भारत सरकार के उससे खर्च होगा। राज्य सरकारों की ग्रांट भी उसमें जो है साथ में जुड़ेगी। तो लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए इसके लिए जो है वो केवल इस एक साल में खर्च होने वाला है। पूरा स्कीम का साइज़ अगर हम देखें तो 3,60,000 करोड़ रुपया है, और उस 3,60,000 करोड़ रुपए का 2% केवल इसके लिए खर्च होने वाला है। अदर सॉफ्ट मेजर्स के लिए 5% पैसा खर्च कराने की प्रावधान हमने किया है।
Sir, जो labs हैं, are you open to bringing private parties in the labs or only government labs will be allowed? Still, we have this decision is to be taken by the states. They have to take a call that what type of laboratories they wish to establish. But in our guideline, we have capped the charges for analyzing the water. What type of analysis the consumer is looking for. It is institutional prices vis-a-vis prices for common consumer layman. We have that capped those prices. Now the states will have to take a call that what type of arrangement they are looking for their places.